Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter 1 स्ट्रक्चरल चेंज हमने स्टार्ट कर दिया था एंड आज के हमारे इस वीडियो में हम कैपिटलिज्म को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉलोनियलिज्म को अंडरस्टैंड किया था। हमने देखा था कॉलोनियलिज्म होता क्या है एंड किस तरह से उसने इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है या फिर इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है। सोसाइटी के हर एक स्ट्रक्चर पर कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। हमने वहां पर प्री कैपिटलिस्ट पीरियड एंड कैपिटलिस्ट पीरियड देखा था एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म का ही इन्फ्लुएंस है। ठीक है, सो हमने देखा था कि अगर हमें कैपिटलिज्म को और डिटेल में समझना है सो हमें एक बार कैपिटलिज्म के फीचर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम कैपिटलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं कि कैपिटलिज्म होता क्या है एंड किस तरह से ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के पीछे वर्क कर रहा था। ओके, बेसिक फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म को हम डिस्कस करेंगे। कैपिटलिज्म आप वैसे पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, सो हम ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम अच्छे से समझेंगे कैपिटलिज्म को। ओके, नाउ सबसे पहले मीनिंग क्या होता है सो व्हाट डज इट मीन? कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which the means of production are privately owned and organized to accumulate profit within a market system. सो अगर हम बुकिश लैंग्वेज में जाएं सो कैपिटलिज्म का क्या मतलब हो गया? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर सभी मींस ऑफ प्रोडक्शन एक प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओन करके रखती है और इसका अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, अब अगर हम वर्ड कैपिटलिज्म की बात करें, टर्म की बात करें, सो ये आता है टर्म कैपिटल से, जिसका मतलब होता है पूंजी या फिर वेल्थ। कैपिटलिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजीवाद, और कैपिटल मतलब हो जाती है पूंजी। सो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पर हम वेल्थ की बात कर रहे होते हैं। वेल्थ इन द सेंस, चाहे आपके पास में मनी फॉर्म में हो, आपका अपना घर हो, आपकी अपनी लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, लेबर है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी एक इंडिविजुअल की वेल्थ होती हैं। ठीक है, ये सारी किसके अंदर आती है? वेल्थ के अंदर आती है। सो कैपिटलिज्म जो आपकी आइडियोलॉजी है वो जनरली दो चीजों पर बेस्ड होती है। एक है आपका प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, सेकेंडली है लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं यहां पर आपको जो भी चीजें बता रही हूं वो आपको नोट करना है एंड ध्यान से समझना है। ठीक है, हम बहुत आराम से हर एक पॉइंट को समझेंगे। कैपिटल से रिलेटेड है कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी और दो चीजों पर बेस्ड है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन एंड लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट और नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर एक प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्या करती है? मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, वो उस ही पर्सन का, उसी इंडिविजुअल का या उसी ग्रुप का होगा। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन कैपिटलिस्ट, ठीक है, सो मेरे पास जस्ट सपोज कोई एक लैंड है, मैं उस लैंड पर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगी, अल्टीमेटली उसके ऊपर प्रोडक्शन होगा, कुछ तो प्रोड्यूस होगा ही, उस लैंड को यूटिलाइज करूंगी मैं। जस्ट सपोज ये लैंड है मेरी, इस लैंड को मैं यूटिलाइज करती हूँ, जस्ट सपोज मैं इसमें कोई प्रोडक्शन करती हूँ, किसी क्रॉप का प्रोडक्शन करती हूँ, जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें मेरा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जब वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा, अल्टीमेटली कंज्यूम होगा, सो जो भी प्रॉफिट होगा, जितनी भी चीज, जो भी वेल्थ कमाई जाएगी, जो भी मनी कमाया जाएगा, वो अल्टीमेटली किसके पास में आएगा? मेरे पास में आएगा। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? ये लैंड। ठीक है, यहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे ओन किसने कर रखा है? कैपिटलिस्ट ने। उसे किसने ओन कर रखा है? कैपिटलिस्ट ने। एंड अल्टीमेट एम क्या है? क्यों यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है? ताकि मुझे वेल्थ मिले, ताकि मैं अपने इस लैंड का यूज कर पाऊं और अल्टीमेटली प्रॉफिट किसे होगा? मुझे होगा। ठीक है, सो यहां पर जो आइडियोलॉजी वर्क करती है वो होती है प्राइवेटाइजेशन की। अगर हम अब आ जाएं एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है, इस सोसाइटी में जो भी वर्क हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सभी प्राइवेटली ओन्ड है। ठीक है, प्राइवेट ओनर्स हैं वहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है या फिर कम से कम इंटरफेरेंस है। क्लियर है? जैसे कि हमने बहुत बार ये चीज डिस्कस भी की हुई है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बैक ऑफ कर जाती है। जैसे अगर आपको याद होगा हमारी इंडियन सोसाइटी वाली बुक में जब हमने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर 5 में, वहां हमने देखा था
प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, कि गवर्नमेंट क्या करती है। 1991 में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, इकोनॉमी को पूरी तरह से ओपन कर दिया। ठीक है, अब इस इकोनॉमी में प्राइवेट पर्सन्स आ सकते हैं, वो चीज़ों को ओन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर सकते हैं। देन अल्टीमेटली ट्रेड होएगा, फिर उसके बाद में जो है सारी एक्टिविटीज होंगी। प्रॉफिट किसके पास में जाएगा? प्राइवेट ओनर्स के पास में। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? डेवलपमेंट होगा। लेकिन अल्टीमेटली किस तरह से ट्राइबल्स ने इसमें सफर किया था, ये एक चीज हमने स्टडी करी थी। ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया कि कैपिटलिज्म आपने एक बार पहले भी वहां पर पढ़ा हुआ है कि किस तरह से कैपिटलिज्म जो है वो वर्क करता है। क्लियर है? आया समझ में? अब यहां पर जो हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल टाइम्स में, कि कहां से ये कैपिटलिज्म स्टार्ट होता है और किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है बिहाइंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। सो कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सारा कुछ प्राइवेटली ओन्ड है और अल्टीमेट एम है यहां पर प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, जैसे पहले के समय में कैपिटलिज्म का अगर हम पहले के समय में एक वर्जन देखें सो वो है फ्यूडलिज्म। ठीक है, इसमें क्या एक चीज हुआ करती थी, जैसे हमने देखा था जिन लोगों की जमीन होती थी, ठीक है, लैंड हुआ करता था, जो जमींदार हुआ करते थे वो क्या करवाते थे, अपने लैंड पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा होता था वो कौन कर रहा होता था? वर्कर्स हो रहे थे। यहाँ पर काम करने के लिए मजदूर आते थे या जो भी इस फील्ड में वर्क करते थे वो आते थे, सारा कुछ प्रोडक्शन करते थे। जस्ट सपोज यहाँ पर पल्सेस का प्रोडक्शन हो रहा है इस लैंड के ऊपर। ठीक है, सो वो क्या करेंगे, जो वर्कर्स होंगे वो डेली आएंगे यहाँ पर वर्क करेंगे। देन अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्शन होगा वो किसके पास में जाएगा? लैंड ओनर के पास में। जो भी प्रोडक्शन होगा वो लैंड ओनर के पास में जाएगा, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो भी लैंड ओनर के पास में जाएगा। और यहाँ पर जो वर्कर्स वर्क कर रहे थे उन्हें क्या मिलेगी? उन्हें मिलेगी उनकी सैलरी। ठीक है, उन्हें उनकी अपनी सैलरी मिलेगी। लेकिन सारा कुछ यहाँ पर प्रॉफिट किसके पास में जा रहा है? उस लैंड ओनर के पास में। सो यही फॉर्म आगे चल के और ज्यादा डेवलप होता है जिसे आज हम कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैपिटलिज्म क्या था, क्या हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या इसका सारा कुछ मीनिंग है। अब जब हम एक एक चीज को यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट हमें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिला। एक और बार थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देती हूँ। क्लास 11th में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में किस तरह से कैपिटलिज्म भी स्टार्ट होता है, हमने ये भी एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा भी लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम आते हैं यहाँ पर वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म के ऊपर। ठीक है, सो कैपिटलिज्म क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड एंड अल्टीमेट एम इज एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट्स। नाउ वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म वाज इनसेपरेबली कनेक्टेड टू कैपिटलिज्म। अब ये जो वेस्ट का कॉलोनाइजेशन है, कॉलोनियलिज्म जो वर्क कर रहा था, ये सारा कुछ बेस्ड है कैपिटलिज्म के ऊपर। ठीक है, किस एक चीज पर बेस्ड है? कैपिटलिज्म पे। किस तरह से बेस्ड है वो समझते हैं। सो कैपिटलिज्म इन द वेस्ट इमर्ज्ड आउट ऑफ अ complex process of European exploration of the rest of the world. Its plunder of wealth and resources and unprecedented growth of science and technology, its harnessing to industries and agriculture. अब जो मैं अभी आपकी क्लास 11th के एग्जाम्पल पर आ रही थी वही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इंग्लैंड वॉज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। किस किस को याद है ये वाला स्टेटमेंट? क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड जो था वो सेंटर था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, वहां से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय क्या एक चीज चल रही थी, बिल्कुल बेसिक अगर हम समझें, सो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, अर्बनाइजेशन का टाइम चल रहा था, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। एग्रीकल्चर तो पहले के समय में तो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, एनलाइटनमेंट वाला पीरियड, किस किस को याद आ रहा है सारा कुछ? तो हम बात कर रहे हैं एनलाइटनमेंट वाले पीरियड की, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है।
रीजन डेवलप होने लगता है, हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ ज्यादा फोकस करने लगते हैं। आ रहा है ना, अब सबको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। सो जैसे जैसे हम रीजन पर फोकस करते हैं, हम इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग हाईटेक हो जाते हैं, एडवांस्ड होने लग जाते हैं। यहाँ पर हम लोग का मतलब इंडियंस नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की सोसाइटी की या यूरोपियन सोसाइटी की। ठीक है, सो यूरोपियन सोसाइटीज क्या करती हैं, स्पेशली जो कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो रहा था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू ही स्टार्ट हुआ। बहुत सारी कंट्रीज को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 17th सेंचुरी के टाइम की। ठीक है, ये क्या करती हैं, अपनी कॉलोनीज बना लेती हैं बहुत सारी कंट्रीज को जो रिच होती हैं वेल्थ एंड रिसोर्सेज में। अल्टीमेटली उन कॉलोनीज के वेल्थ और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हम ब्रिटिश और इंडिया का एग्जांपल लें। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। इंडिया को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा रिसोर्सेज थे, इतनी ज्यादा वेल्थ थी, इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, यहाँ पर सारे रिसोर्सेज का, वेल्थ का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ये सारे रिसोर्सेज का बेनिफिट लेके, जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा कुछ लेके चले जाते हैं इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन वापस से चले जाते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, यहाँ पर वेल्थ और रिसोर्सेज को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूरोप में प्रिवेल मतलब ग्रो हो ही रही थी, एंड इंडस्ट्रीज को डेवलप करना स्टार्ट किया। ठीक है, कैपिटलिज्म की शुरुआत कहां से होती है, यूरोपियन सोसाइटी से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होता है, इंडस्ट्री सेटअप होती है, फैक्ट्री सेटअप होती है। देखो जैसे पहले के समय क्या होता था, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हुआ करती थी। तो जिस एक चीज को करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, पहले के समय में जब टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी, साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, हमारे पास में टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी, सो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था हम उसी के थ्रू प्रोडक्शन किया करते थे, फूड प्रोडक्शन किया करते थे। ठीक है, फील्ड्स में जो है क्रॉप्स को सो करते थे, देन उसके बाद में वेट करते थे कि फिर कब ये जो है ग्रो करेंगे, एंड अल्टीमेटली इस तरह से हमारा प्रोडक्शन होता था। जैसे ही ग्रोथ हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू इस फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। माल्थस की थ्योरी याद है, माल्थस क्या कहता था कि आपकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज कर रही है लेकिन फूड प्रोडक्शन राइज नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या एक चीज कही कि जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, हमने हमारे फूड प्रोडक्शन को भी राइज कर लिया। सो वैसे ही फूड प्रोडक्शन भी जो है बहुत तेजी से राइज होने लगा। यानी टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट करी थी। मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, हमें का मतलब यहाँ पर इंडियन नहीं है। ठीक है, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी जो है ये लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही थी, बहुत बेनिफिशियल लग रही थी ये चीजें। और यहाँ से समझ में आ रहा था कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये सिर्फ आज के समय में नहीं है कि आज टेक्नोलॉजी रहेगी कल नहीं रहेगी। ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। अल्टीमेटली जिस भी लोगों के पास में या फिर जिन भी लोगों के पास में वेल्थ हुआ करती थी, चाहे फिर वो मनी के फॉर्म में हो, लैंड के फॉर्म में हो, लेबर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फॉर्म में हो, वो क्या करते थे, अपनी उस वेल्थ को यूज करके अपनी एबिलिटीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते थे, अपनी अपनी फैक्ट्री सेटअप कर लेते थे, इंडस्ट्री सेटअप कर लेते थे, वहां पर वर्कर्स से वर्क करवाते थे। वर्कर्स को क्या मिलती थी, मिनिमल वेजेस या सैलरी, और सारा प्रॉफिट किसके पास में जाता था, कैपिटलिस्ट के हाथों में। वैसे ही सेम चीज, ये तो सारा कुछ बैकग्राउंड था, वैसे ही सेम चीज ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ में करी। उन्होंने क्या एक चीज करी, उन्होंने देखा कि यार इंडिया में जो है बहुत सारी वेल्थ है। अब इंडियंस जो हैं वो ना ही इतने ज्यादा एजुकेटेड है, ना ही उस वेल्थ का यूज कर पा रहे हैं। ये ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ना ही उसका यूज कर पा रहे हैं, तो क्यों ना इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया जाए। ठीक है, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली। यहां पर उन्होंने पूरे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। इंडिया को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि किस तरह से फॉरेस्ट पॉलिसीज को इनेक्ट किया, किस तरह से टी प्लांटेशंस, माइग्रेशन के थ्रू एंड इन सभी एक्टिविटीज के थ्रू कैसे उन्होंने इंडियन सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, या फिर एक तरीके से अगर हम कहें तो तहस नहस कर दिया। ठीक है, इंडियन सोसाइटी को किस तरह से इंपैक्ट किया ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिटिशर्स हैं, ये आ जाते हैं इंडिया में। इन्होंने क्या करा, यहाँ के जो कैपिटलिस्ट थे एक इंडस्ट्री सेटअप कर ली इंडिया में। ठीक है, इंडिया में एक इंडस्ट्री सेटअप कर ली
सारे रिसोर्सेज यूज किए इंडिया के, ठीक है, यहां पर वर्क करवाया इंडियंस से। वर्कर्स कौन है? इंडियंस हैं। रिसोर्सेज किसके हैं? इंडियंस के हैं। एंड अल्टीमेटली जितना भी प्रॉफिट अर्न किया वो कहां ले गए? वापस से ब्रिटेन में। और जो वर्कर्स यहाँ पर वर्क करते थे उन्हें मिनिमल वेजेस दिया करते थे, और कभी कभी तो ऐसा होता था वेजेस नहीं भी दिया करते थे। सो अल्टीमेटली रिसोर्सेज इंडिया के, वर्कर्स इंडिया के, लेकिन वेल्थ या प्रॉफिट किसका? सो वो हो गया ब्रिटिशर्स का। सो ये ब्रिटिश का जो कैपिटलिज्म है, ये कॉलोनियलिज्म के पीछे यही एक चीज थी जो वर्क कर रही थी, ठीक है, यही एक फोर्स थी जो वर्क कर रही थी। एंड capitalism has a global nature with its dynamism, its potential to grow, expand, innovate and use technology and labor in a way that best of ensure greatest profit. तो जो कैपिटलिज्म है, अब वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूरोप में ही था और फिर इंडिया में ही उन्होंने उसको इम्प्लाई किया या इम्प्लीकेट किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। कैपिटलिज्म का ग्लोबल नेचर था, पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रहा था, और वो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज के अकॉर्डिंग, कॉलोनीज के अकॉर्डिंग, पीपल्स के अकॉर्डिंग ग्रो करता था, एक्सपेंड करता था, टेक्नोलॉजी को यूज करता था, लेबर्स को यूज करता था। बस एक ही फोर्स यहाँ पर काम करती थी, वो क्या था? जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाता था। यहाँ पर कौन सी कंट्री के कितने रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कौन से वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था एक कैपिटलिस्ट पर्सन को, ठीक है। मतलब एक कहावत है कि अगर ऐसा कहा जाए कि जो वो बोलते हैं ना कि फांसी की जो रस्सी होती है, जो रोप होती है जिससे लोग सुसाइड कर लेते हैं, अगर उसमें भी फायदा होगा तो कैपिटलिज्म जो है या जो कैपिटलिस्ट है वो एक दिन उसे भी बेचना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिस्ट का अल्टीमेट जो एम होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। एंड वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म वाज इनएक्सट्रिकेबली कनेक्टेड टू द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म दैट बिकम डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम। और जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म हम देख रहे हैं, जो हमने ब्रिटिशर्स का कॉलोनियलिज्म इंडिया में फेस किया और पूरे वर्ल्ड में जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म प्रिवेल कर रहा था, उसके पीछे जो फोर्स काम करती थी वो था वेस्टर्न कैपिटलिज्म या वेस्टर्न कैपिटलिज्म की ग्रोथ। और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके यही एक डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाता है। डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने पूरी तरह से इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को ही चेंज कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज डिस्कस करी थी कि एक था आपका प्री कैपिटलिस्ट टाइम, ओके, एक प्री कैपिटलिस्ट टाइम और एक कैपिटलिस्ट टाइम। प्री कैपिटलिस्ट टाइम के जो रूलर्स रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जनरली जैसे अगर हम मुगल्स की बात करें या उसके पहले भी जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे इंडिया में, वो क्या एक चीज चाहते थे? वो टेरिटरी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी पर हमारा रूल हो और फिर हम वहाँ के लोगों के ऊपर राज करें, हम उन्हें फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, हम उनके साथ में भी रहेंगे। मतलब बस उनका ये था हमें टेरिटरी मिलना चाहिए, और जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन के थ्रू या जो भी सरप्लस हो रहा है इकोनॉमी में वो हमारे पास में आना चाहिए, ठीक है। एक जनरल आइडिया अगर हम लें सो वो प्री कैपिटलिस्ट टाइम में ये चलता था। आ जाए कैपिटलिस्ट टाइम में, सो यहाँ पर इन्हें इकोनॉमिक सरप्लस से मतलब नहीं था, इन्हें तो पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से ही मतलब था। ये क्या चाहते थे कि हम पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही बदल देंगे ताकि जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा हमें मिले, रिसोर्सेज पर भी हमारा कब्जा हो, मींस ऑफ प्रोडक्शन पर भी हमारा कब्जा हो, लेबर पर भी हमारा कब्जा हो, और इतना ही नहीं पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग ही वर्क करे, ठीक है। सो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म के पीछे कैपिटलिज्म फोर्स तो वर्क कर ही रही थी, पर साथ ही साथ जो एक मेन चीज थी यहाँ पर वो था इकोनॉमिक सिस्टम को ही पूरी तरीके से चेंज कर देना। This had a lasting impact on the way capitalism developed in a colonized country like India. और ये जो सारी चीजें अभी हमने डिस्कस करी, ये सारा कुछ इंडिया को बहुत लंबे समय तक इन सारी चीजों ने इम्पेक्ट किया था या फिर प्रभाव डाला था, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में ये सारी चीजें चल ही रही थी, किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स अपने कैपिटलिज्म को इंडिया में लेके आते हैं और अल्टीमेटली इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, किस तरह से इंडिया के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, ठीक है। सो ये सारा कुछ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के थ्रू चल रहा था। आई होप कैपिटलिज्म क्या होता है, किस तरह से कैपिटलिज्म ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के पीछे वर्क कर रहा था, ये आपको समझ में आया होगा। ब्रिटिश
कैपिटलिज्म जो है या फिर वेस्टर्न कैपिटलिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में किस तरह से वर्क कर रहा था एंड कैपिटलिज्म क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, वैसे तो हम एक बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन चाहते थे कैपिटलिज्म का, लेकिन वो सारी चीजें 11th का भी रिकॉल कर लिया, 12th की फर्स्ट बुक का भी हमने सारा कुछ रिकॉल कर लिया है। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे क्लासेस के वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th स्टडी करनी है, तो आप क्या करेंगे, क्लास 12 पर एक क्लिक करेंगे, 12th में सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे और सभी के नीचे जो है वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। जो भी सब्जेक्ट टॉपिक आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।